Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. क्यों गुनगुना रही हूँ मैं ये? अरे आज बहुत ही अच्छी वीडियो देखने वाले हो। पोएम है, पोएम 1 और ये 10th क्लास के लिए है। 10th क्लास स्ट्रैटेजीज देखी थी ना। अब आज ये डायरेक्ट पोएम पर, पोएम फर्स्ट पैड की फर्स्ट पोएम है ये। और पता चल रहा होगा कि मैम क्या कहने वाले हैं। आज मैं प्राजक्ता आपके लिए बहुत बढ़िया सी पोएम लेकर आई हूँ। डस्ट ऑफ द स्नो मुझे बहुत पसंद है। पता है क्यों पसंद है? सबसे पहले तो बहुत छोटी सी पोएम है, लेकिन जितनी छोटी है ना उतना प्यारा इसका मीनिंग है और इतनी आसान भी है। और आसान अगर नहीं भी लग रही तो मैं हूं ना आसान बनाने के लिए। तो देखिए ना, फिर से बोलते हैं, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू। मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन की पोएम 1। आज जो पोएम पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से शुरू करा है। पोएम से आपके लिए एक वीडियो बनाई है, बिल्कुल पोएम की स्टार्टिंग है। और क्या है पोएम में देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। वैसे लेट्स लर्न अबाउट क्या पढ़ेंगे आज। व्हाट इज पोएम? मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट आया ना, कोई भी टाइटल आया, कोई भी चैप्टर आया, तो डायरेक्टली ना उसको पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्या करो, टाइटल को समझो, टाइटल को जानो। आपको अगर ये नहीं पता होगा कि स्टोरी क्या होती है, पोएम क्या होती है, कब तक चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लोगे ना, जब उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। फिर पहले सबसे पहले पोएम जान लो कि पोएम क्या है, कौन लिखता है क्या, ये बला क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएम क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके फीचर्स। क्लियर? हु क्रिएट्स पोएम, भाई पोएम को लिखता कौन है। अबाउट पोएट, अब अगर पोएम पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली पोएट के बारे में भी तो जान लो। बेचारा कहेगा कि मैंने इतनी प्यारी प्यारी पोएम्स बनाई हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स बनाई हैं और तुम पढ़ते भी नहीं हो। और सेंट्रल आइडिया क्या है या उसकी थीम क्या है, और लास्ट में वर्ड्स और इसके मीनिंग्स भी हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। पोएम क्या होता है? आपसे कभी भी कोई भी ये पूछ लेता है कि तुम पोएम पढ़ते हो, पोएम क्या है, तो देखो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ना आंसरेबल हो, मतलब आप बता पाएं कि क्या है पोएम। आप बिल्कुल चुप ना रहें, मुझे आपका चुप रहना बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गंदा लगता है। तो कन्वेज एन आइडिया और इमोशन। पोएम है क्या? जो एक आइडिया या इमोशन को बताता है। आइडिया क्या है कि जो लाइक आइडियाज मन में चल रहे होते हैं। इमोशन क्या होते हैं, आप लाइक सेंसिबल हो जाना, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आप कह सकते हो, इन ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जब हम उसको एक प्यारी सी लैंग्वेज में, एक ब्यूटीफुल सी लैंग्वेज में लाइक बना देते हैं, उसको लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पोएम बन जाती है। इसके साथ साथ क्या है, इट पेंट्स अ पिक्चर ऑफ व्हाट द पोएट फील्स अबाउट अ थिंग। अब पोएट लिखता है उसको, और पोएट क्या फील कर रहा है वो उसको पेंट की तरीके से, जैसे होता है ना रूम्स पे वॉल्स पे पेंट करना होता है, तो पेंटर क्या लेता है, वो रोलर से पेंट लेता है और उसको जो पेंटिंग करना शुरू कर देता है। ऐसे ही वह पोएम है। पोएम क्या है कि पोएम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आइडियाज हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, और वो किसी के बारे में भी हो सकती है। थिंग है, पर्सन है, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है या ऑब्जेक्ट है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पोएम इज लाइक एन इमेजिनेशन ऑफ अ पोएट। जो वो फील करता है, जो वो समझता है, वो जो जान रहा है, वो जो जिसमें उसका इंटरेस्ट लाई कर रहा है, वो उसको लिख देता है छोटे से वर्ड्स पे आपको समझाने के लिए। अब बेसिक पार्ट्स ऑफ पोएम है क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पोएम। मैंने बहुत ही छोटी सी चीजें और बहुत ही आसान बनाने के लिए ना पोएम को ये चीजें आपके लिए बनाई है, डिजाइन करी है। बेसिक पार्ट्स ऑफ पोएम से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पोएम, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पोएम, जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, और फिर हमें उसके नाम से पता चलता है कि अरे ये तो वो बिल्डिंग है। ऐसे ही जो बिल्डिंग्स होती है ना, मतलब जो बिल्डिंग लाइक यहाँ पे कंक्रीट या सीमेंटेड ऐसा कुछ नहीं है, उसकी नहीं बनी हुई यहाँ पे बिल्डिंग। बिल्डिंग बनी हुई यहाँ पे लाइन्स की, बिल्डिंग बनी हुई यहाँ पे स्टाइल से, बिल्डिंग बनी हुई यहाँ पे राइम से, बिल्डिंग बनी हुई यहाँ पे लाइक वर्ड्स की। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज हुए हैं, अच्छे अच्छे वोकैबुलरी यूज हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंजा कहते हैं। जैसे किसी भी स्टोरी का क्या होता है, पैराग्राफ होता है पैराग्राफ। स्टोरी में हमेशा पैराग्राफ कहेंगे और जो पोएम होती है उसमें स्टैंजा कहेंगे। आगे जो फर्दर में वीडियोस बनाऊंगी ना, तो मैं बहुत ही कोशिश करूंगी कि मैं एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं, स्टैंजा क्या होते हैं, मतलब आप कभी भी ना ब्लैंक ना हो किसी के सामने, कि आपसे किसी ने कोई पूछ लिया तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। मैं नहीं चाहती कि आप बिल्कुल भी आंसरेबल ना हो, आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। और राइम, अब बात करते हैं राइम की। राइम होता है स्टूडेंट्स लाइक साउंड, ओके, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, जैसे रैट, बैट, कैट, हैट,
और लाइक डोर, फ्लोर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको राइम कहते हैं। नेक्स्ट है, आज हम ये भी पढ़ेंगे कि पोएम के जो पार्ट्स है ना वो मूड भी होता है। मूड यहाँ पर ये वाला मूड नहीं है, मूड यहाँ पर रोना धोना ये चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स की जो पोएम है, पोएम आपको क्या बताने वाली है। आप कह सकते हो कि पोएम का जो लाइक सेंस है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा। उसमें आप कैसी पोएम पढ़ने वाले हो, एक सैड पोएम पढ़ने वाले हो, एक हैप्पी पोएम पढ़ने वाले हो, या एक लाइक करेजियस पोएम पढ़ने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद थीम आ जाती है, सेंट्रल आइडिया आ जाता है। थीम क्या है, थीम क्या होता है पोएम की, लाइक सेंट्रल आइडिया, मतलब उसका एक तरीके से पोएम है किसके बारे में। जैसे स्टोरी का होता है ना, मॉरल होता है, हम जानते हैं लास्ट में आकर कि भाई ये स्टोरी इसके ऊपर बेस्ड थी और इसने हमें ये सिखाया। ऐसे ही क्या है, पोएम में भी ना थीम होती है, एक मैसेज होता है। और हर एक इंग्लिश में तो मैं ये कहूँगी कि इंग्लिश में जैसे पोएम्स हो गई या चैप्टर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमें ना इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत कुछ मोटिवेट करके चले जाते हैं। ऐसे ही पोएम होती है। इमेजरी या फिर इमेजिनेशन, इमेजरी बोलते हैं इसको, या इमेजिनेशन। पोएट जो लिख रहा है, जो कवि है, जब वो पोएम को बनाता है, जब वो क्रिएट करता है, तो वो ऐसा तो क्रिएट नहीं करेगा कि वो सोच रहा है कि एक पॉइंट वहाँ से मिल गया, एक पॉइंट वहाँ से मिल गया, ऐसा नहीं है। जबकि वो क्या करता है, इमेजिनेशन ही तो करता है, सोचता ही तो है, कुछ ना कुछ क्रिएट ही तो करता है, कुछ ना कुछ। जैसे समझाती हूँ मैं आपको, जैसे पेंटर होता है ना, पेंटर, या आप कह लीजिए आर्टिस्टिक होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, तो वो क्या करता है, अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज दिखाता है, अपनी स्किल्स दिखाता है। भाई ये वाली पेंटिंग बना दो, ये वाली पेंटिंग बना दो, कोई इमेजिनेशन ही तो करता है ना। ऐसे ही जो पोएट होता है ना, वो भी इमेजिनेशन करता है, जो भी उसके मन में चल रहा होता है वो छोटे से छोटे फॉर्म में उसको कंसाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है, वो बन जाती है आपकी पोएम। अब पोएट कौन है, हु क्रिएट्स पोएम या पोएट्री, मतलब जो पोएम को बनाता है, क्रिएट करता है या पोएट्री लिखता है, उसको क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं। आगे आते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं भाई, ये कौन है, क्रो, अच्छा ब्लैक कलर का है, और ये हमारा हैमलॉक ट्री है। तो आप समझ जाइए कि जो फर्स्ट पोएम है ना, फर्स्ट फ्लाइट बुक की, वो कौन सी है, जल्दी गेस करिए, गेस करिए, गेस करिए। यस, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो है। इसमें क्रो है और ये कौन है, हैमलॉक ट्री है। ये इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपकी लाइक ईगरनेस को देखने के लिए, आपकी अटेंशन को गेन करने के लिए मैंने ना थोड़ा सा पिक्चराइजेशन दिखाया है। आ जाइए फिर, डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है, और जितनी छोटी है ना उतना बड़ा मीनिंग है दोस्तों। डस्ट क्या होता है, यहाँ पर डस्ट यूज हुआ है पार्टिकल्स के लिए। किसके पार्टिकल्स, कण, ठीक है, किसके पार्टिकल्स, स्नो के पार्टिकल्स। अब सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा भी था कि जो कंटेंट है हमारा, उसमें मैंने लिखा भी था कि हम अबाउट द पोएट पढ़ने वाले हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका के थे, अमेरिकन पोएट थे, और इनका जन्म हुआ था मार्च 26 में, और 1874 कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में मतलब। और इनका लाइक ही डाइड ऑन 29th of January 1963 बॉस्टन में, और अगेन यूनाइटेड स्टेट। बहुत ही फेमस पोएट है, स्टूडेंट्स ये रहे हैं, और इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी, इतनी बढ़िया पोएम्स लिखी है ना। आप मतलब हर एक पोएम ना ऐसी है कि कुछ ना उसके अंदर कुछ ना कुछ थीम है, मतलब आप पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो। बहुत ही फेमस और बहुत ही नेम फेम रहा है इन पोएट का। उसके बाद इनको अवार्ड भी मिला था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, और पुलित्जर प्राइज मिला था। पुलित्जर प्राइज क्या होता है, पुलित्जर प्राइज होता है एक ऐसा अचीवमेंट जो अमेरिकन जर्नलिज्म, लिटरेचर या म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। जैसे नोबेल प्राइज हो गया, या फिर मैं कहूँ कि अर्जुन अवार्ड्स हो गए, या बहुत सारे इस तरीके से गेम्स में भी अवार्ड्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स में भी अवार्ड्स होते हैं, ऐसे ही ना इंग्लिश लिटरेचर में भी अवार्ड्स होते हैं। और इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था, और लिटरेचर में इनको मिला था ये प्राइज, म्यूजिक में मिलता है ये, और किस में मिलता है, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इज लाइक अ रिपोर्टर बनना। और इनका जो कलेक्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम्स का, कि वो क्या है,
वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने अपनी रचनाएं आप कह सकते हो या अपनी पोएम्स क्या क्या इन्होंने लिखी हैं, क्या क्या इन्होंने बताया है, कि कौन कौन सी इनकी फेमस पोएम्स हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले द रोड नॉट टेकन। याद है आपको कुछ? अगर आपको कुछ याद है तो ये जो द रोड नॉट टेकन है ये आपने 9th ग्रेड में भी पढ़ी थी, याद होगा आपको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पोएम थी आई थिंक, ठीक है। रोड नॉट टेकन है, अ टाइम टू टॉक है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये इनकी बहुत फेमस पोएम रही है। अ रोड साइड स्टैंड, ये रोड साइड स्टैंड जो है 12th क्लास में है, 12th क्लास के जो लिटरेचर है उसमें है ये। और ये हमारी पोएम्स थी, ठीक है। अब हम डायरेक्टली आ गए इसके ऊपर, लाइक पोएम को हम पढ़ने वाले हैं, तो पोएम है क्या, तो आ जाइए और समझिए कि है क्या पोएम। और देखिए, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये पोएम किसके बारे में है, क्रो के बारे में है और हेमलॉक ट्री के बारे में है। दो मैंने पिक्चराइजेशन दिखाई थी आपको, पिक्चर दिखाई थी, उसके बारे में ही पोएम है। और यही है आपकी पोएम, और यहीं पर आपने समझना है, यहीं पर आपने जानना है कि पोएम है क्या। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी। अब यहाँ पर मी कौन है? कौन है मी यहाँ पर? मी है यहाँ पर कौन? पोएट। कौन है? पोएट। मैंने ना हाईलाइट किया हुआ है आपको समझाने के लिए क्लियरली, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने हाईलाइट क्यों किया है, और आप भी इसको जो है कहीं ना कहीं समझ लो, अंडरलाइन कर लो। और द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, मेन कैरेक्टर क्या है यहाँ पर? क्रो है हमारे पास। पिक्चराइजेशन कुछ इस तरीके का है कि एक बार क्या होता है कि एक हेमलॉक ट्री बना हुआ है, हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठ जाता है, और क्रो जो है लाइक बहुत ही चिली विंटर्स हैं, चिली विंटर्स ऐसे हैं कि बर्फ पड़ रही है। तो पोएट क्या होता है, एक दिन बड़ा परेशान सा है पोएट, और वो क्या करता है कि वो ना जाकर वो सोचता है कि मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ तो मैं बाहर जाऊँ, मैं नेचर को एंजॉय करूँ। तो वो एकदम से कंपनी में चला जाता है, किसकी? हेमलॉक ट्री के बिल्कुल नीचे जाकर बैठ जाता है। और जैसे वो बैठता है ना, थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एकदम से वो जो क्रो है, क्रो अपनी बॉडी को ऐसे शूट करता है, मतलब हिलाता है। तो जो उसके ऊपर बर्फ गिरी हुई थी क्रो के ऊपर, तो वो किसके ऊपर गिर जाती है? पोएट के ऊपर गिर जाती है। और एकदम से पोएट ऑल ऑफ अ सडन ना एकदम से लाइक चीयरिंग हो जाता है, खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे वाह, अभी तो मैं इतना परेशान था और अचानक से क्या हुआ कि मैं इतना खुश हो गया। मतलब ये पोएम हमें ये बताती है कहीं ना कहीं कि जो नेचर है ना, नेचर हैज द हीलिंग पावर। हीलिंग पावर क्या होता है कि नेचर जो है ना हमें रिफ्रेश करता है, हमेशा एनर्जेटिक बनाता है। हम पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कितना भी परेशान था, लेकिन एकदम से नेचर ने मुझे क्या कर दिया? रिफ्रेश कर दिया, तरोताज़ा कर दिया। मतलब यहाँ पे एक तरीके से पोएट ने बहुत ज़्यादा अच्छा बताया है नेचर को, कि नेचर एक एनर्जी बूस्टर भी है, नेचर एक रिफ्रेश भी करता है, और नेचर हमें कहीं ना कहीं फ्रेशनेस देता है। और जबकि मैं ये बता दूं आपको कि क्रो कैसा गंदा सा होता है ना, क्रो ब्लैक कलर का होता है, और क्रो जो है एक तरीके से उसकी वॉइस भी प्लेजेंट नहीं होती और पसंद भी नहीं आता हमें, लेकिन क्रो यहाँ पे पॉजिटिविटी का सिंबल बन जाता है, जबकि है वो कैसा? नेगेटिविटी का सिंबल है। और ऐसे ही हेमलॉक ट्री है, आगे मैं बताती रहूँगी पोएम में कि जो हेमलॉक ट्री है वो एक ऐसा ट्री होता है जो पॉइजनस हर्ब है, पॉइजनस ट्री होता है, और अच्छा नहीं माना जाता उसको, लेकिन नेचर ने ना उसको क्या कर दिया? ब्यूटीफाई कर दिया, उसको जो है इतना ज़्यादा बढ़िया बना दिया कि उसका जो एक नंबर आने लगा वो किस में आने लगा? पॉजिटिविटी में आने लगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं पोएम पे। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, यहाँ पे देख लेते हैं हम। मैं छोटा सा एक पिक्चराइजेशन आपके लिए बना देती हूँ, एक पिक्चर बना देती हूँ, उससे आपको इजीली क्लियर भी होगा। देखो कुछ ऐसा, यहाँ पर एक क्रो है सपोज, और यहाँ पर पोएट बैठा हुआ है, और इसके ऊपर क्या गिरेगी? अब स्नो गिरेगी। ये क्या है? हेमलॉक ट्री है। क्या है ये? हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये यहाँ पर क्रो है स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर कौन है? पोएट है। यहाँ से समझने की कोशिश करिए। द वे ऑफ क्रो शूट डाउन ऑन मी, जैसे ही क्रो ने शूट किया, शूट मतलब मूवमेंट किया, अप एंड डाउन मूवमेंट किया, तो एकदम से क्या हुआ? मेरे ऊपर, मी यहाँ पर कौन है? पोएट है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मेरे ऊपर क्या गिर गई? स्नो गिर गई। कहाँ से? हेमलॉक ट्री पर। क्योंकि जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो कैसा है? चिली विंटर है। चिली विंटर में ही तो होती है स्नो, बहुत ठंड है, बर्फ पड़ रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई 4 लाइन्स।
अब साथ के साथ ना ये भी बता देती हूँ मैं आपको, मैंने एक राइम का जिक्र आपके सामने किया था कि राइम क्या होता है। राइम यही होता है जैसे यहाँ पर तो वो राइम नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे चलो। Has given my heart a change of mood। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब मैं घर से आया, जब मैं घर से बाहर गया तो क्या था कि मैं बहुत सैड था, मैं बहुत अनहैप्पी था। वो हमें रीजन जो है जस्टिफाई नहीं किया है पोएम में कि क्यों सैड है, क्यों अनहैप्पी है। तो मैं बहुत परेशान था और मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। बहुत पॉइजनस सा ट्री है, नेगेटिविटी का सिंबल है। और जैसे मैं बैठा तो मेरे ऊपर बर्फ गिर गई, और वो बर्फ जो है किसके ऊपर गिरी हुई थी ऑलरेडी, क्रो के ऊपर। और क्रो ने जैसे ही अपनी बॉडी को शूट करा ना तो वो एकदम से मेरे ऊपर गिर गई। उसने क्या किया, हैज गिवन माई हार्ट, माई पोएट, माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे एकदम से क्या हो गया कि मेरा जो मूड था ना वो बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब आप कह लो कि एकदम से ऑपोजिट हो गया, एकदम से मैं रिफ्रेश हो गया, मैं एकदम से एनर्जेटिक हो गया। और मैं लाइक थैंकफुल हो गया नेचर के कि अरे आपने मेरा जो आगे जो अभी दिन बचा हुआ था उसको बर्बाद होने से बचा लिया। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि आज का पूरा दिन ना मेरा वेस्ट ही जाने वाला है, खराब ही जाने वाला है, लेकिन एकदम से ना चेंज ऑफ मूड हो गया। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया कि अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ा और दिन अभी मैं अच्छे से गुजारूंगा। एंड saved some part of a day I had rued। फिर क्या हुआ कि मेरे जो दिन का जो पार्ट है वो बच गया, जो मैं क्या करने वाला था, जिसके ऊपर मैं पछताने वाला था। रूड का मतलब होता है लाइक रिपेंट करना, रिग्रेट करना, पछताना, कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ और ये मेरा दिन जो है बच गया। क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि भाई आज तो दिन खराब हो गया है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, डिप्रेस था, डिस्ट्रेस था, लाइक सैड था। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार इसको जो है बताना पड़ेगा, आपको समझ में आ ही गया होगा ये। मैं आगे चलती हूँ। इसके वर्ड्स एंड मीनिंग्स भी कुछ हैं। शूट का मतलब है मूवमेंट, अप एंड डाउन, आप इसको पेन डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक हाईली पॉइजनस यूरोपियन प्लांट होता है जो पर्पल स्पॉटेड स्टेम होती है, जिसके मतलब पर्पल फ्लावर्स भी होते हैं और अनप्लीजेंट सा स्मेल देता है, स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं जिसके। और रूड क्या होता है, रिग्रेट। आप देख लो एक बार पिक्चर में कैसा है, ये देखो इस तरीके का होता है हेमलॉक ट्री। और पर्पल आ गया ना, पर्पल समवॉट पर्पल शेड है ये। और कई जगह आपको कुछ पिक्चर्स में आपको व्हाइट फ्लावर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर ये है। और ये हमारे क्रो हैं जो नेगेटिविटी के सिंबल है, लेकिन अब नहीं रहे। जैसे ही क्या हुआ, एकदम से स्नो लेडन क्रो ने एकदम से शूट करा, तो पोएट कहने लगा कि भाई क्रो को वैसे नेगेटिव मानते रहते हो, लेकिन क्रो भी किसका पार्ट है, नेचर का पार्ट है। और जितने भी नेचर के ऑब्जेक्ट्स है ना, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सब बढ़िया हैं। और नेचर एक बहुत ही पावरफुल है जो हील करता है, जो कहीं ना कहीं हमें, हम कहते हैं ना अक्सर कि जैसे नेचर इज द बेस्ट टीचर, ये बात गलत नहीं है। नेचर इज एग्जैक्टली एंड डेफिनेटली अ बेस्ट टीचर। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है नेचर से। नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं। ये आप मीनिंग्स हैं और मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता देती हूँ स्टूडेंट। सेंट्रल आइडिया है क्या पोएम का, थीम ऑफ द पोएम क्या है। देखो, पोएट सीम्स अपसेट। स्टार्टिंग में हमने देखा कि पोएट क्या था, बड़ा ही अपसेट था, बड़ा परेशान था। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या होता है स्टार्टिंग में ऑफ द पोएम, बट फॉलिंग ऑफ स्नो, जैसे ही उसके ऊपर क्या गिरी, बर्फ गिरी, चेंजेस इज मूड, उसका मूड चेंज हो गया, एकदम से वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया, जॉयफुल हो गया, चीयर हो गया, और टोटली बिल्कुल। इन द एंड में क्या हुआ, ही फील्स रिलैक्स्ड, वो काफी रिलैक्स हुआ। जबकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो क्या था, बड़ा परेशान सा था, बड़ा स्ट्रेसफुल सा था। और वो कहता है कि अरे हेमलॉक ट्री के नीचे आके बैठ गया हूँ, एंड थैंकफुल टू द नेचर। फिर वो कहता है कि मैं नेचर का बड़ा थैंक करता हूँ, किसका, क्रो का भी और हेमलॉक ट्री का भी और स्नो पार्टिकल्स का भी, फॉर सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, कि इन सब चीज़ों ने ना मेरा दिन जो है वो बर्बाद होने से बचा लिया। क्योंकि उन्होंने मुझे क्या कर दिया, एक तरीके से उन्होंने मुझे जो है फिर से कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप कर दिया। और मैं तो ये सोच रहा था कि आज का दिन तो गया, खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेचर में इतनी पावर होती है कि वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे देता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगती हैं। तभी तो कहते हैं कि कई बार सैड नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं कि बाहर चले जाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, ग्रीनरी देख के देखो कितना रिफ्रेशिंग सा फील होता है, कितनी सूदिंग सा लगता है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना नेचर में, ऐसे नहीं है। और अब पोएम का जैसे जैसे एंड हो रहा है तो एक बहुत ही अच्छी सी कोट है जो पोएम, अगर आपको ये समझ में आ गई तो पोएम आपको समझ में आ ही जाएगी।
और देखिए क्या है, लिटिल थिंग्स मेक्स ह्यूज चेंजेस समटाइम्स। लिटिल थिंग्स क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? क्रो, हैमलॉक ट्री, ये लिटिल थिंग्स ही तो हैं जिन्होंने क्या किया, एक तरीके से एक ह्यूज चेंज लेकर आ गए। वो ह्यूज चेंज कभी लाइफ में ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जिनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि कई बार जो छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं ना, लेकिन उनके जो पीछे जो एक इमेंस फीलिंग होती है वो बहुत बढ़िया होती है। सेम यहाँ पर भी ऐसा कह सकते हैं कि ये ग्रो है, हैमलॉक ट्री है, जिनको हम क्या कहते रहते हैं, निगेटिविटी का सिंबल है, अच्छे नहीं है, पॉजिटिविटी का सिंबल नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया एकदम से, ठीक है, उसके जो मूड को। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी लाइफ में स्मॉल इंसिडेंट्स में प्रूव्स टू बी अ लार्जर सिग्निफिकेंस। जो कभी कभी जो स्मॉलेस्ट इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो कभी कभी हमें एक बहुत अच्छा सा लेसन समझा कर चली जाती हैं। जैसे यहाँ पर पोएट ने समझा, पोएट ने क्या समझा कि नेचर ऐसा नहीं है, नेचर एक तरीके से, नेचर इज लाइक अ डॉक्टर जो रिफ्रेश कर रहा है, जिसने मेरे मूड को खराब होने से, पूरे दिन को खराब होने से सॉरी बचा लिया। हुआ ना ये, वही तो हमने यहाँ पे पढ़ा भी है। और इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना पोएम के, वो यही बनते हैं कि लाइक व्हाट इज द सिंबल ऑफ हेमलॉक ट्री, व्हाट इज सिंबल ऑफ क्रो, एंड हाउ दे बोथ आर रिलेटेड, या नेचर किस तरीके से हीलिंग पावर रखता है। ये इसके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे पोएम में। या डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया क्या है स्टूडेंट्स, ये भी आप कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस है ना, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको एक बार सारे ही बताने पड़ेंगे। अब मतलब जैसे मेटाफर है, सिमिली है, ये सब कहाँ यूज होते हैं, तो एक बार तो ओवरव्यू सबका देना पड़ेगा, फिर वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यहाँ पे फिट होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और जाते जाते कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, और उसमें जो है केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से आपको वो चैनल, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी और पीडीएफ मिलती जाएगी इस लेक्चर की, तो उसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है कि वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए, और कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।